Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Fundamentals of Computer Systems. आज की क्लास आप लोगों को होपफुली निस्बतन आसान लगेगी बिकॉज हमने पिछले लेक्चर के अंदर विच वाज एन एक्स्ट्रा लेक्चर सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे around the various flags that we have and the various conditions that could be produced using those flags. तो आज अब हमने उन्हीं सेम फ्लैग्स को देखते हुए एक तो कुछ चीज़ें आपको लगेगा जैसे रिविजन सी हो रही है बिकॉज विल बी गोइंग थ्रू ऑल द स्लाइड्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एंड एट द सेम टाइम कुछ जगहों पर आपको सेम फ्लैग्स की मदद से नई एंड सेम कंडीशंस की मदद से नई किस्म की इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी. सो इन एडिशन टू कंडीशनल जंप्स फॉर एग्जांपल यू विल बी लुकिंग एट कंडीशनल मूव्स एंड कंडीशनल सेट इंस्ट्रक्शंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे. होपफुली दिस विल be relatively simple and a whiff of cool breeze for you. Like before, हमारे references वही हैं जो हम इससे पहले introduce करते आए हैं. The slides are again the original slides which are produced by Randall Byrant और David O'Halloran, और इन्हीं को हम modify करके अपने lectures के अंदर use कर रहे हैं. So you can also refer to the original source. You can also refer to the original videos by the authors of this book, which is available on YouTube as well. So if you remember from our previous discussions, ये हमारे registers हैं जिनका हम जिक्र करते आए हैं. Most of these are available to us for our various purposes except for example the SP register, the stack pointer register, जो कि बहुत जल्दी अब काफ़ी relevant होने वाला है जब हम procedures को देखेंगे और function calling को देखेंगे. And similarly the IP register, the instruction pointer register, जो कि point करता है next executable instruction की तरफ. इन दोनों को हटाकर बाकी जितने भी रजिस्टर्स हैं ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनको हम अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम. और उसके साथ साथ आप अभी पिछले लेक्चर के अंदर देख कर आए हैं कि वी हैव दिस स्पेशल कंडीशंस रजिस्टर जिसके अंदर अलग अलग बिट्स की अलग अलग मीनिंग्स हैं. वहीं पर आपका कैरी फ्लैग है, वहीं ज़ीरो फ्लैग है, वहीं साइन फ्लैग है, वहीं ओवरफ्लो फ्लैग है, और इसके अलावा भी वहाँ पर फ्लैग्स हैं लाइक द पैरिटी फ्लैग एंड सम अदर फ्लैग्स जिनकी फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है और अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे. तो लेट्स मूव ऑन बिकॉज ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम है. अच्छा जनाब, पिछली क्लास के अंदर जो हम देख कर आए थे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं. कैरी फ्लैग जो है ये अनसाइंड केस के अंदर यूज़ होता है, ऑल्दो कि इसका मीनिंग जो है वो तो हमेशा एक हार्डवेयर में टाइड मीनिंग है कि ये अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर n बिट का डेस्टिनेशन है तो ये उसकी n प्लस फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से यानी जो अगली बिट है ये उसके तौर पर एक्ट करता है. यानी कि अगर एडिशन हो रही है और कोई कैरी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो वो कैरी फ्लैग में जाएगी. इसी तरह से शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा था कि कैरी फ्लैग के अंदर जो है अगर कोई चीज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से बाहर गिरती है तो वो कैरी फ्लैग में जाती है. सिमिलरली यू हैव द साइन फ्लैग विच इज़ अटैच्ड टू the sign bit of the destination of the last arithmetic or logic operation. Similarly you have the zero flag अगर last arithmetic logic operation के अंदर जो है वो zero produce हुआ है destination में तो zero flag set हो जाएगा, meaning zero flag की value जो है वो 1 हो जाएगी. You have the overflow flag which indicates the in the signed case it indicates a sign overflow, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड साइन चेंज हो गई, एक ऐसी चीज़ हो गई कि जब साइन नेगेटिव होना चाहिए था तो साइन बिट बाहर निकल गई और साइन पॉजिटिव हो गया, या जब साइन पॉजिटिव होना चाहिए था तो साइन बिट बाहर निकल गई और साइन नेगेटिव हो गया. ये चीज़ को इंडिकेट करता है ओवरफ्लो फ्लैग. सो इन अदर वर्ड्स ओवरफ्लो फ्लैग बेसिकली tells us about the validity of the current value of the sign flag. कि अगर ओवरफ्लो ज़ीरो है तो इसका मतलब साइन फ्लैग में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो ट्रू साइन है इस वक्त लास्ट ऑपरेशन के डेस्टिनेशन का. लेकिन अगर ओवरफ्लो 1 है तो इसका मतलब है कि साइन फ्लैग में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप कॉम्प्लीमेंट करके उसको आप उल्टा करके देख सकते हैं कि अगर वो 1 है तो आपके साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, और अगर वो 0 है तो साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी. ये नीचे एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल द एडिशन इंस्ट्रक्शन एड क्यू सोर्स डेस्टिनेशन जो कि इक्विवेलेंट है. फॉर एग्जांपल दिस t is your destination and a plus b is the addition.
ऑब्वियसली इट्स एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसके नतीजे में आपके फ्लैग्स इंपैक्ट हो रहे होंगे. सो द कैरी फ्लैग वुड बी सेट इफ देयर इज अ कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. द जीरो फ्लैग वुड बी सेट इफ टी इज इक्वल टू जीरो. साइन फ्लैग वुड बी सेट इफ टी इज लेस देन जीरो, मीनिंग कि उसकी साइन बिट जो है अगर 1 होगी. ओवरफ्लो फ्लैग वुड बी सेट इफ टूज कॉम्प्लीमेंट साइन ओवरफ्लो हैज अकर्ड, विच इज अ लॉन्ग वे ऑफ सेइंग कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ a was greater than 0 and b was greater than 0 और t less than 0 आ गया, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स आपके पास ऐड हुए और आंसर नेगेटिव आ गया, या दो नेगेटिव नंबर्स आपके पास ऐड हुए और आंसर आपका पॉजिटिव आ गया, तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, लेकिन इसके अलावा भी ओवरफ्लो की कंडीशंस हो सकती हैं. जो आपका लोड इफेक्टिव एड्रेस की इंस्ट्रक्शन है, LEA की जो इंस्ट्रक्शन है, जो यानी क्वाड वर्ड के लिए LEAQ, ये इंस्ट्रक्शन को भी आपको याद होगा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स को इम्पैक्ट नहीं करती. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की है कि ये इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स को इम्पैक्ट नहीं करती. आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि सबसे ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है आपके प्रोसेसर के बारे में, वो आपके प्रोसेसर की डेटा शीट है. लास्ट टाइम मैंने आपसे उस डेटा शीट का लिंक भी शेयर किया था, वहाँ से आई होप कि आपने उसके वॉल्यूम सारे डाउनलोड कर लिए होंगे. जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में, ऑलवेज रेफर टू द डेटा शीट. ये कन्फ्यूजन हो कि इसके नतीजे में फ्लैग सेट होंगे नहीं होंगे, इम्पैक्ट होंगे नहीं होंगे, योर डेटा शीट इज़ द फ्रेंड जिसकी तरफ आप रेफर कर सकते हैं. ऑलराइट जनाब, ये एक और आपके पास इंस्ट्रक्शन है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, और पहले हमने इसकी एक और फॉर्म देखी थी जब हमने कहा था कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ द सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट सोर्स 2 सोर्स 1, जिस केस में इसका मतलब ये था कि सोर्स 1 इज़ इक्वल टू सोर्स 1 माइनस सोर्स 2. लेकिन हमने ये देखा था कि हमें खाली अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट यूज़ द कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल कंपेयर BA मीन्स कंप्यूटिंग A माइनस B बट विदाउट सेटिंग द डेस्टिनेशन. सिर्फ कंडीशन कोड्स यानी फ्लैग्स इम्पैक्ट होंगे, इसका आंसर कहीं पर सेव नहीं हो रहा होगा. एक और चीज़ हमने कही थी कि कंपेयर के केस में ये बहुत आपके लिए आसानी रहती है अगर आप कमेंट्स के अंदर अपने लिए इसको यूं लिख लें, क्योंकि जब कंपैरिजन के बाद आप कहेंगे कि जी लेस देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या अबव या बिलो, तो आप इसको पहले वाली चीज़ को दूसरी वाली चीज़ के मुकाबले में कह रहे होंगे. यानी व्हेन यू से LE लेस देन इक्वल, तो दैट मीन्स A इज़ लेस देन इक्वल टू B. तो ये अक्सर थोड़ा सा आसान हो जाता है. अगर ये इसी तरह से लिखा हुआ हो जैसे लिखा हुआ है कंपेयर BA, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम यानी यू हैव टू लाइक रियली ट्विस्ट योर हेड अराउंड इट. सो इट्स ईजियर इफ़ यू डू इट लाइक दैट. अगर आप इंटेल की असेंबली यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली, आप लिनक्स वाली असेंबली ना यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जिस तरह लिखी जाती है वो कर रहे हो, तो वहाँ पर डेस्ट सोर्स लिखा जाता है एंड इट्स ईजियर टू रीड देयर. लेकिन खैर वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. तो इस केस में आप जब तक पूरी तरह इसके माहिर नहीं हो जाते, फील फ्री टू यूज़ दिस नोटेशन इन द कमेंट्स जस्ट फॉर योरसेल्फ. अच्छा जनाब, तो यहाँ पर ये इस कंपैरिजन के बाद बिल्कुल वही मतलब होगा. ये आगे सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो हम पिछली स्लाइड के ऊपर देख कर आए हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम बहुत तफसील से देख कर आए हैं. ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हमने पिछली क्लास में नहीं देखी थी, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन. सो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन इज़ जस्ट जैसे कि अगर आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर भी हम बात कर रहे थे कि यू हैव योर सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल subtract AB means B is equal to B minus A. इसकी आपके पास एक और इंस्ट्रक्शन मौजूद है, compare for example AB which is simply B minus A. तो ये जो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन है ना, ये भी आपकी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन होती है and Q, let's say AB, which means B is equal to B and A, so it's a bitwise and. अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहें कि डेस्टिनेशन कहीं सेव ना हो, तो वी कैन जस्ट यूज़ द टेस्ट इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल टेस्ट AB इज सिंपली B and A. ठीक है, तो इससे फ्लैग्स इम्पैक्ट होंगे लेकिन डेस्टिनेशन कहीं सेव नहीं होगी. तो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखिएगा कि ये एंड की इंस्ट्रक्शन है विदाउट
अ डेस्टिनेशन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि हम यहाँ पर मास्क यूज़ करते हुए किसी भी रजिस्टर की स्पेसिफिक बिट्स को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर रजिस्टर RAX and you just want to test let's say ये register है पूरे का पूरा आपका 64 bit का, this is its bit 0 bit 1 bit 2 up to bit number 63 ये पूरा आपका register है। इस register के अंदर let's say you want to test this bit, you want to test the first bit number 1, not the first bit, the bit number 1 आप इसकी चेक करना चाहते हैं, so 0 1 यानी the second bit overall। तो ये जो बिट आपकी, इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें 0 पड़ा हुआ है या 1 पड़ा हुआ है, ये काम कैसे कर सकते हैं। इफ़ आई लेट्स अज्यूम कि मैंने किसी वजह से खाली इस चीज़ को टेस्ट करना है, इसकी इस वैल्यू के ऊपर कुछ डिपेंड कर रहा है, और हम आगे जाकर देखेंगे कि ये मैकेनिज्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मैनी एलेबरेट टाइप्स ऑफ कंडीशन टेस्टिंग। तो अब इसकी ये काम करने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज़ अ मास्क। सो फॉर एग्जाम्पल जो मास्क आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मैं अगर देखना चाहता हूँ कि ये बिट 1 है या नहीं, सो माई क्वेश्चन इज दैट is this bit 1, so is bit number 1 of I'm just trying to write the register here, RAX equals 1। ठीक है, मैं खाली इस bit number 1 को for 1 टेस्ट करना चाहता हूँ। तो what I can do is I can just create a mask, so I can create a mask in binary which reads for example all zeros 1 0। अब अगर मैं इस चीज़ को एंड कर दूंगा इस रजिस्टर के साथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम एसेंशियली डूइंग इज आई एम जस्ट एंडिंग 2 विद दिस रजिस्टर। अगर मैं इसको टेस्ट कर लूँ या एंड कर लूँ तो मेरे पास आंसर के अंदर, क्योंकि बाकी सारी की सारी बिट 0 हैं और एंड में अगर कोई एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होती है। ठीक है, मैं ये बात थोड़ी वाजे करके यहाँ लिख देता हूँ, कोई ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूज हो रहा हो। फर्ज करें मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, मैं इसको 4 बिट का रजिस्टर कर देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम ये रजिस्टर है जिसकी इस बिट का मुझे नहीं पता, मैं इस बिट को टेस्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेस्ट जस्ट दिस बिट। और फॉर एग्जाम्पल चलें इससे भी ज़्यादा इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा देते हैं, मुझे पूरे रजिस्टर का नहीं पता। सो x3 x2 x1 x0 4 बिट का रजिस्टर, आई डोंट नो व्हाट दीज बिट्स आर, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि ये वाली बिट क्या 1 है या नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ मास्क 0 0 1 0 और फिर मैं इन दोनों चीज़ों को आपस में एंड कर लूँगा, और इस केस में आई विल जस्ट यूज़ अ टेस्ट इंस्ट्रक्शन। सो आई विल यूज़ अ टेस्ट इंस्ट्रक्शन बिटवीन दीज टू, और जब ये एंड होंगे तो आई नो कि यहाँ पर जहाँ जहाँ ये बिट 0 है वहाँ का आंसर डेफिनेटली 0 आना है। तो अब वाहिद 1 जो आंसर के अंदर आ सकता है वो उस जगह आ सकता है जो ये वाली पोजीशन है जहाँ मेरे मास्क के अंदर 1 पड़ा हुआ है। और 1 कब आ सकता है, जब x1 की वैल्यू 1 हो। तो अगर x1 1 होगा तो यहाँ 1 आएगा, अगर x1 0 होगा तो यहाँ 0 आएगा। आपको याद होगा ये वाली चीज़ मैंने आपको बेसिक जो लॉजिक ऑपरेशन हैं ये पढ़ाते हुए करवाई थी। सो नाउ आई हैव दिस आंसर जिसको मैं अब सिंपली, अब ये बाकी सारी बिट्स तो डेफिनेटली 0 हो गई है ना, तो नाउ आई कैन सिंपली सी कि ये इसके नतीजे में लेट्स से 0 फ्लैग सेट हुआ है या नहीं हुआ। सो जब मैंने ये टेस्ट की इंस्ट्रक्शन की है, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन के बाद अगर 0 फ्लैग सेट हो गया दैट मीन्स कि वो वाली बिट x1 0 थी, अगर 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ तो x1 जो है वो 1 थी। ठीक है, ये मेरी टेस्टिंग हो गई किसी भी बिट को 1 चेक करने की। सिमिलरली आई कैन डू अ 0 चेक। सो फॉर एग्जांपल x3 x2 x1 x0, और फॉर एग्जांपल मैं x2 को चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या 0 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। So now the and that I can use here is simply कि मैं बाकी सब वैल्यूज़ को तो 0 कर दूं, लेकिन इस वाली वैल्यू की जगह पर मैं 1 यूज़ करूं, और अगेन वही वाला काम होगा बिल्कुल कि मैं मेरे आंसर के अंदर अगर ये x2 की वैल्यू आ रही है, अगर ये वाला यहाँ पर मेरे पास 0 फ्लैग सेट हो गया दैट मीन्स कि x2 की वैल्यू 0 थी, अगर 0 फ्लैग सेट ना हुआ तो x2 की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो सेम मास्क यूज करते हुए मैं किसी भी एक बिट को टेस्ट कर सकता हूँ फॉर 1 और फॉर 0 जस्ट यूजिंग द 0 फ्लैग। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और आई होप ये भी समझ आ गया होगा कि मुझे ये दो चीज़ों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं थी। एक ही मास्क किसी भी बिट की दोनों वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए, 0 और 1 टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जनाब, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर।
लेट मी जस्ट सी के स्लाइड पे कुछ ट्राई तो नहीं किया. सो जीरो फ्लैग इज सेट व्हेन जो एंड का रिजल्ट जो है वो जीरो होगा. साइन फ्लैग इज सेट जब इसका रिजल्ट लेस देन जीरो होगा. दैट सिंपली मीन्स कि साइन बिट सेट हुई होगी. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो यूज that sign bit in case if you're testing the most significant bit of a particular register, तो उसमें sign flag का आप टेस्ट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर. अच्छा जनाब, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक नई इंस्ट्रक्शन है, लेकिन फ्लैग सारे के सारे पुराने हैं. सो आपको याद होगा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पिछले लेक्चर के अंदर करवाई थी, जंप की इंस्ट्रक्शन. For example, you had your jump if equal, you had your jump if not equal, you had your jump if low, jump if less, you have your jump if above, you have your jump if below, and so on and so forth. So हमने ये कहा था कि जब भी ये conditions fulfill होती हैं, jump हो जाती है. set x की जो इंस्ट्रक्शन है, जिसमें x की जगह पर इसी तरह की e, ne, l, a इस तरह की कोई कंडीशन आती है, like set e, set ne, set s, यानी set sign, set if not sign, set if greater than equal, set if less than or equal, set if above, set if below. ये बिल्कुल वही कंडीशन कोड्स हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंस्ट्रक्शन जो इसके आगे रजिस्टर मेंशन किया जाता है, उसकी लोएस्ट ऑर्डर बाइट के अंदर 0 या 1 स्टोर कर देती है. यानी या उसको 0 कर देगी या उसके अंदर 1 स्टोर कर देगी, यानी कि 7 zeros followed by a 1. सो या 1 स्टोर कर देगी या 0 स्टोर कर देगी. और बाकी जो 7 बाइट्स ऑफ द रजिस्टर हैं, ऑफ द 64 बिट रजिस्टर, उसको ये नहीं ऑल्टर करेगी. सो सेट एक्स की इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अभी मैं आगे इसकी एग्जांपल्स करूंगा भी, बट सेट ई लेट से कहकर अगर मैं रजिस्टर ए एक्स कह दूं, तो ये सिर्फ ए एल के अंदर जाकर सेट करेगी या नहीं करेगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं. फॉर एग्जांपल सेट ई की इंस्ट्रक्शन ये कह रही है कि अगर जीरो फ्लैग 1 है, तो फिर जाकर जो भी आपने रजिस्टर लिखा हुआ है उसकी लोएस्ट ऑर्डर बाइट के अंदर 1 स्टोर कर दो. ऑल वंस नहीं, सिर्फ 1, यानी उसकी लोएस्ट बिट में 1 आ जाएगा, वहां पे 1 स्टोर हो गया. और अगर नहीं जीरो फ्लैग सेट, तो वहां पर 0 स्टोर कर दो. तो अब ये बाकी मैं कंडीशंस को दोबारा जिक्र नहीं करूंगा, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत तफसील से सारी चीज़ें पढ़ा कर आया हूँ. सो आई जस्ट स्टॉप इट हियर. ऑल यू नीड टू लर्न ऑन दिस स्लाइड इज दिस न्यू इंस्ट्रक्शन के इंस्टेड ऑफ जंपिंग हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बाइट को बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन. पिछले इंस्ट्रक्शन के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वी कैन access the lowest order byte of all of these registers, all of the 16 registers that we have. इनकी lowest order byte को आप access कर सकते हैं. जो उससे अगली higher order जो AH या BH या CH या DH होती है, उनको access करना obviously सब registers में मुमकिन नहीं होता. पुराने registers में मुमकिन होता है, A, B, C और D में मुमकिन है, लेकिन जो lowest order है वो सब के सब में मुमकिन है. तो लिहाजा हम इसके थ्रू उसको बाद में भी access कर सकते हैं जब set की instruction उसके ऊपर act कर चुकी होगी. अच्छा जनाब, अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इन एक्शन देख लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, और थोड़ा सा इस इंस्ट्रक्शन में एक आध चीज़ और ऐड कर लेते हैं. तो हमने ये कहा कि सेट एक्स की इंस्ट्रक्शन जो है वो ये करती है कि इट सेट्स अ सिंगल बाइट बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन कोड्स, जैसे कि अभी हम देख कर आए हैं. वन ऑफ द एड्रेसेबल बाइट रजिस्टर्स जो हमारे पास हैं, इसके ऊपर हम ये चलाते हैं. लेकिन ये बाकी बाइट्स को ऑल्टर नहीं करती. अच्छा, अब ये अच्छी बात भी है और थोड़ा सा हमारे लिए इससे एक मुश्किल भी पैदा हो जाती है कि बाकी बाइट्स में पता नहीं पहले क्या पड़ा हुआ था. आपने ए एक्स के ऊपर या आर ए एक्स के ऊपर ये काम किया तो लोएस्ट ऑर्डर बाइट तो चेंज हो गई, बाकी सब में जो पहले से पड़ा था वो पड़ा रहेगा. तो टिपिकली हम ये काम करने के लिए इसके साथ ये एक और इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली ज़ीरो एक्सटेंशन करती है और ज़ीरो एक्सटेंड कर देती है बाइट टू लॉन्ग को. सो मूव्स BL is zero extend byte to long, meaning thereby simply meaning कि ये लोएस्ट ऑर्डर बाइट को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे रजिस्टर को जो है वो ज़ीरो कर देती है. ठीक है. असल में ये जब भी कभी 32 बिट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलाई जाती है, तो क्योंकि 32 बिट इंस्ट्रक्शंस यानी 32 बिट रजिस्टर के ऊपर काम करने वाली इंस्ट्रक्शंस ऊपर की जो 32 बिट्स होती हैं 64 बिट रजिस्टर की, उनको खुद ही ज़ीरो कर देती हैं. तो लिहाजा इन इफेक्ट होगा ये कि आप मूव्स BL की इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी हम यहाँ पर नीचे देखेंगे कि जब हम इसको लगाएंगे तो हम ये EAX के ऊपर लगा रहे होंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे रजिस्टर को सिवाय नीचे की जो AL है उसके अलावा बाकी सब के सब को ज़ीरो कर देगी. इसको हम करके देख लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोड है जिसमें आपने ये GT का फंक्शन है, C के अंदर लॉन्ग X और लॉन्ग Y पास हो रहा है और रिटर्न सिंपली कर रहा है X
ग्रेटर देन y आपको रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो पहला है उसको दूसरे से कंपेयर करके उसके कंपैरिजन का आंसर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर हम असेंबली में लिखें तो ये कोड हमारे सामने आ रहा है कंपाइलर के पास से। इसने कंपेयर किया है आर एस आई आर डी आई को। अगर आपको याद हो ये चीज़ डी आई में पास हो रही है और ये चीज़ जो है वो एस आई में पास हो रही है, ठीक है। तो इसने एस आई और डी आई को पास किया है। यहाँ पर हमने जैसे पहले कहा था इसको हमने ज़रा सीधा करके लिख लिया है जिस अंदाज में इसको लिखना चाहिए डी आई एस आई को, ताकि कंपैरिजन हमारे लिए सेंस बनाए। और अब हम कह रहे हैं सेट इफ ग्रेटर, which is greater, यानी x is greater than y. If x is greater than y, set this AL. तो आपने ये कहा कि set G की इंस्ट्रक्शन AL को सेट कर दे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद होगी कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी कभी हम इसको कोई पैरामीटर्स पास करते हैं तो पैरामीटर हमने कहा था फर्स्ट पैरामीटर डी आई में पास होता है या आर डी आई में, अगला पैरामीटर आर एस आई में एंड सो ऑन। और जब रिटर्न कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे आंसर्स हैं वो आर ए एक्स में रिटर्न हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। जब हम आगे प्रोसीजर्स के ऊपर आएंगे, फंक्शंस पे आएंगे, तो इसकी मज़ीद तफसील देखेंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कंपेयर किया, कंपेयर करके अगर कंपैरिजन का रिजल्ट यही वाला है यानी x इज ग्रेटर देन y, तो al को सेट कर दें। ठीक है, आर वी गुड टू गो? कैन वी जस्ट रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन? ax के अंदर वो चीज़ चली जाएगी? नहीं। दी प्रॉब्लम है कि बाकी ax में पता नहीं क्या पड़ा हुआ था। उसकी जो लोएस्ट ऑर्डर बाइट है जो al है उसे तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन जो बाकी इसकी 7 बाइट्स हैं इसे भी आपने नहीं छेड़ा। आपको नहीं पता यहाँ पहले से क्या पड़ा हुआ है, तो लिहाजा इनको ज़ीरो करना ज़रूरी है कि ताकि अब ये रजिस्टर में पूरे में या ज़ीरो वापस जा रहा हो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, या 1 जा रहा हो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यू गोना से मूव्स बी एल यानी 0 एक्सटेंड बाइट टू लॉन्ग ए एल ई ए एक्स। इससे क्या हुआ, आपने AL को यानी इस एक बाइट को एक्सटेंड कर दिया, 0 एक्सटेंड कर दिया इन द रजिस्टर EAX। इसके नतीजे में क्या होगा कि पूरा रजिस्टर RAX जो है वो 0 हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस AL को छोड़कर ये बाकी सबको 0 कर देगा। एंड नाउ वी कैन जस्ट सिंपली रिटर्न। तो अब वी कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं। ये रिटर्न कर रहे हैं 1 अगर इस कंपैरिजन का रिजल्ट सही आया है, कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ है, और ये रिटर्न कर रहा है 0 अगर इस कंपैरिजन का रिजल्ट जो है वो यानी कंपैरिजन फेल हुआ है।